हेलो बच्चों, आज के जो ई लेक्चर में हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। जैसा कि प्रीवियसली हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए थे रेक्टिफायर के बारे में। हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है, फुल वेव रेक्टिफायर के 2 प्रकार, सेंटर टेप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर हमने देखे थे। अब आज का जो टॉपिक है वो है कि हम रेक्टिफायर में डिफरेंट टाइप की वोल्टेज और करंट जो हम देखते हैं उन सब का एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं। तो मैथमेटिकली आज जो करेंगे वो हमारा मैथमेटिकल पोर्शन रहेगा। तो 1 बाय 1 आज हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो किसी भी रेक्टिफायर को एनालाइज करने के लिए हमें कुछ इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो एसी सिग्नल है, तो एसी सिग्नल को दर्शाने के लिए हम हमेशा यहाँ पे टाइम वेरिंग फंक्शन लेते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हम जो इक्वेशन कंसीडर करते हैं वो इनपुट वोल्टेज की वो कुछ इस प्रकार से है, VI इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। यानी ये जो साइन ओमेगा टी यानी इस टाइम के रेस्पेक्टिव या इस एंगल के रेस्पेक्टिव यदि हमारा चेंज होता है फंक्शन तो ओवरऑल इनपुट हमारी वेरी हो जाती है। तो ये हमारा फंक्शन है। VM हमारी जो है अधिकतम वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज कितनी हो सकती है, अधिकतम कब होगी जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी तब अधिकतम होगी। और साइन ओमेगा टी की अधिकतम वैल्यू कब होगी जब ये वाला एंगल क्या होगा 90 होगा। तो साइन 90 हमारा क्या होता है 1 होता है। तो ये हमारी अधिकतम है। और यदि साइन 0 हो जाता है उसका मतलब क्या होता है, ये 0 हो जाता है। यानी 0 पॉइंट पे तो ये 0 है और पाई पे हमारा क्या हो जाता है, पाई बाई 2 पे 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी हमने सर्किट में कनेक्ट किया उसमें सारे प्रकार के रेजिस्टेंस हम देखते हैं कौन कौन से रेजिस्टेंस है, क्योंकि जो ओवरऑल जो हमारी करंट प्रोड्यूस होती है वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होती है। तो रेजिस्टेंस हमारे सर्किट के जितने भी है हम उन सबको कंसिडर करते हैं। तो हम डायोड को आइडियल मानते हुए बात करते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द ऑन स्टेट इज RF। अब हम कहते हैं कि जो डायोड ऑन हो रहा है तो उस समय पे जो उसका रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहला रहा है, जिसे हमने स्मॉल RF से दर्शाया है। दूसरा, यदि हमारे रिवर्स में यदि डायोड है तो उसका भी एक रेजिस्टेंस है R रिवर्स डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस है स्मॉल r जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करता है। तो R इज द रिवर्स रेजिस्टेंस। फिर हम कहेंगे जो सर्किट में सेकेंडरी कॉइल लगी है और सीरीज में जो रेजिस्टेंस जो है उन सबको मिला के हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस बताया है RS। तो इस प्रकार से सभी रेजिस्टेंस को हम देख रहे हैं। और जो हम लास्ट में फिजिकली एक रेजिस्टेंस लगाते हैं दैट इज द RL लोड रेजिस्टेंस। तो हम अब यदि जो देखते हैं सर्किट में करंट जो है वो हमारी प्रोड्यूस होती है। तो करंट जो प्रोड्यूस होती है वो डायोड कब ऑन है कब ऑफ है उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होती है। फॉरवर्ड बायस में डायोड काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करता। तो इसका मतलब है फॉरवर्ड में करंट प्रोड्यूस होगी और रिवर्स में नहीं होगी। तो यदि हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो हमें जो इनपुट जो है हमारा AC है, इनपुट का जो AC है उसमें हमें सिर्फ प्लस या पॉजिटिव साइकिल ही मिलता है, यानी 0 से पाई के बीच का साइकिल ही मिलता है, उसके बाद हमें नहीं मिलता है। तो ये 0 हो गया। तो हम इसकी करंट की इक्वेशन को कुछ इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि 0 से पाई के बीच में यदि ओमेगा टी है तो हमारी जो इक्वेशन रहेगी करंट की वो क्या हो जाएगी Im साइन ओमेगा टी। ठीक है। और यदि पाई से 2 पाई के बीच में यदि ओमेगा टी की वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू 0, यानी वहां कोई करंट नहीं मिल रही। तो इस प्रकार से हमारी ये करंट को हम 0 से पाई वाले ड्यूरेशन में ही बताते हैं। अब जो हमारी IM है वो अधिकतम करंट है। अधिकतम करंट कब निकलती है जब हम जो सर्किट में मैक्सिमम वोल्टेज और सारे प्रकार के रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं तो हमारी मैक्सिमम करंट निकलती है। तो हमने ये देखा मैक्सिमम वोल्टेज जो है VM है और जो रेजिस्टेंस है वो हमारा एक तो लोड रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस है और फॉरवर्ड डायोड की जो रेजिस्टेंस है वो है। तो ये सारे रेजिस्टेंस है क्योंकि IM कब मिल रही है जब डायोड फॉरवर्ड होगा, इसलिए हम इसमें फॉरवर्ड ही कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई जिसमें हमने इक्वेशन 1 नाम दिया है। तो ये IM की इक्वेशन है जो कि बाद में हमें यूज करनी है एनालिसिस में। तो फर्स्ट जो एनालिसिस रहेगा वो आज का है एवरेज आउटपुट करंट या DC करंट। एवरेज
एवरेज आउटपुट करंट का मतलब ये है कि जैसे हमें आउटपुट जो मिलता है वो 0 से पाई के बीच में मिलता है, पाई से 2 पाई में नहीं मिलता है, लेकिन ओवरऑल जो हमें निकालना है, एवरेज निकालना है, तो एवरेज तो 0 से 2 पाई का पूरा एवरेज निकलता है, इसलिए हम उसमें एवरेज करंट की बात करते हैं। इसको डिनोट करेंगे आई एवरेज या IDC। इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, एवरेज का यूज करते हैं, तो IDC इज इक्वल टू 1/2 पाई पूरे साइकिल के लिए, इसलिए 1/2 पाई, और इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 पाई आई डी ओमेगा टी। आई इज द करंट, डी ओमेगा टी जिसके रेस्पेक्ट में हमें इसका इंटीग्रल करना है, तो हमें पूरे ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे बताना है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि करंट एक साइकिल में मिल रही है, दूसरे में नहीं मिल रही है, तो हम जिसमें मिल रही है या नहीं मिल रही है हम उसके अकॉर्डिंग इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। तो हम 2 पार्ट कैसे करते हैं, हम करते हैं एक 0 से पाई और एक पाई से 2 पाई, तो ये 2 हमारे पार्ट हो गए। तो यहाँ पे 0 से पाई में हमें जो है करंट मिलती है Im sin ओमेगा टी, तो हमने उसको यहाँ लिख दिया, और हमारी यहाँ पे दूसरे जो पाई से 2 पाई है वहां हमें 0 मिल रही थी, तो हमने यहाँ 0 रख दिया। तो इस प्रकार से हमने 2 यहाँ पे पार्ट करके ये वैल्यूज पुट कर दी। अब हम यहाँ पे इस ये वाला तो 0 हो गया सब कुछ। अब इसमें Im कांस्टेंट है, तो Im इंटीग्रल से बाहर आ जाता है, और उसके बाद में जो हमारा साइन ओमेगा टी है इसका इंटीग्रल होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। इस पे जो लिमिट है 0 से पाई लगा देते हैं, इनमें जो वैल्यू है वो लिमिट हम पुट कर देते हैं कॉस पाई और कॉस 0। तो हम इसमें कॉस माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस पाई माइनस कॉस 0 हम यहाँ लिख देंगे। तो कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 होती है, -1 इसकी हो जाएगी, कॉस 0 की क्या होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा -1 और -1 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये प्लस बन गया टोटल, तो फाइनली यहाँ पे 2 आ गया। तो Im/2 पाई बाहर था और 2 यहाँ था, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होके फाइनली हमें IDC मिला Im/पाई। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इक्वेशन ड्रॉ कर ली। अब हम देखेंगे एवरेज वोल्टेज। एवरेज वोल्टेज के लिए हम देख रहे हैं कि जो हमने वोल्टेज है वो करंट और रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस है उसी से कैलकुलेट किया है। तो जो उस नोटेशन है VDC इज इक्वल टू IDC इंटू RL हम कर रहे हैं। IDC हमने अभी कैलकुलेट किया इक्वेशन 2 में Im/पाई, तो हम इस इक्वेशन 2 से IDC की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे Im/पाई इंटू RL। Im जो कि हमने इक्वेशन 1 में देखा था Vm/RL प्लस RS प्लस RF, तो हमने इसको पुट कर दिया, तो ये हमारा हो गया Vm इंटू RL अपॉन पाई इंटू RL प्लस RS प्लस RF। तो ये हमारा एवरेज वोल्टेज के लिए कैलकुलेशन है। इसके बाद हम आगे देखें VDC जो है, अब इसमें जो ऊपर RL था उसको हम शिफ्ट करके नीचे ले आते हैं या कहो डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है नीचे RL अपॉन RL तो 1 हो जाता है, लेकिन RS प्लस RF के नीचे ये RL आ जाता है। चूंकि RL हमारा लोड रेजिस्टेंस है, वो फिजिकली हम कनेक्ट करते हैं, तो इसकी वैल्यू इन इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरेटिव बहुत ज्यादा होती है, तो हम मानते हैं कि RL इज ग्रेटर देन RS प्लस RF। तो हम इस चीज को या इसको बहुत कम मानते हुए इसको 0 पुट कर देते हैं। तो 0 पुट करते हैं तो ये ओवरऑल पैरामीटर क्या हो जाएगा 0। तो 0 यदि यहाँ आ जाता है तो फाइनली हमें आउटपुट क्या मिलता है VDC इज इक्वल टू Vm/पाई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बता दिया। तो इस प्रकार से हमने एवरेज वोल्टेज और करंट की गणना करी। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है RMS करंट या AC करंट। तो RMS करंट या AC करंट को IRMS या IAC से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए जो हम बेसिकली IRMS होता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का मतलब पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे जो भी फंक्शन है, फिर उसका मीन लेंगे, फिर उसका रूट करके हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये रूट मीन स्क्वायर हो जाता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे है 1/2 पाई इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 पाई I स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करना है, d ओमेगा टी, फिर इसका ओवरऑल रूट हो गया। तो ये हो गया हमारा IRMS का एक फॉर्मूला। अब इसमें हम ये देख रहे हैं
कि 0 से 2 पाई को फिर दो टुकड़े करने में, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, क्योंकि हमें जो वेव मिल रही है वो हमें दोनों में अलग अलग मिल रही है, यानी एक में तो हमें पूरी वेव मिल रही है, दूसरे में हमें 0 मिल रहा है, तो वो हम इसको यूज करते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने करंट को पुट कर दिया आई को, आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हो गया। दूसरे में वैल्यू 0 है तो वो क्या हो गई, 0 हो गई। अब हम यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाहर आ गया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्टली इंटीग्रल नहीं होता है, तो हमें इसका जो स्क्वायर है वो उसको किसी फॉर्मूला से चेंज करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूला यूज होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए, वो हम यूज करते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। पहले हमने इसे कन्वर्ट किया है, फिर डी ओमेगा टी, फिर इसमें ओवरऑल रूट आ गया। अब इसके दो इंटीग्रल हो गए, एक तो 1/2 और एक cos 2 ओमेगा बाई 2 का। तो हमने 2 को बाहर ले लिया, तो ये बाहर क्या हो गया, 4 हो गया, आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई हो गया। 1 का जो इंटीग्रल होता है वो क्या हो जाता है, ओमेगा टी हो जाता है, तो यहाँ पे ओमेगा टी हो गया। और cos 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रल है वो होगा sin 2 ओमेगा टी, लेकिन चूंकि ओमेगा टी के रेस्पेक्टिव ही कर रहे हैं तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो डिवीजन में आ जाती है, तो यहाँ क्या आ गई, ये डिवाइड बाई 2। तो हमने इस प्रकार से ये इसके इंटीग्रल कर लिया। अब इस पे लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट हम लगा रहे हैं पहले में पाई और फिर 0, तो पाई माइनस 0 हो गया, माइनस साइन 2 पाई माइनस साइन 0 अपॉन 2। तो हम साइन 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं, क्योंकि 0 होती है और साइन 0 भी 0 होता है, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, 0। और इधर क्या है, ये पाई। तो अब ये क्या है, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और ये आई एम स्क्वायर अपॉन 4 बचा, जिसका कि हमें रूट लेना है। तो आई एम स्क्वायर अपॉन 4 का रूट क्या होगा, इसका रूट होगा आई एम बाय 2। तो हम यहाँ पे जो आई आर एम एस की वैल्यू प्राप्त करते हैं वो निकलती है आई आर एम एस अपॉन 2, जिसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं आरएमएस वोल्टेज और एसी वोल्टेज। तो आरएमएस वोल्टेज और एसी वोल्टेज को हम अगेन करंट और लोड रेजिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करते हैं। VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू RL। IRMS अभी सॉल्व किया है फोर्थ इक्वेशन में, IM अपॉन 2, फिर इंटू RL हो गया। अब ये जो IM है वो क्या है, मैक्सिमम करंट है, तो मैक्सिमम करंट कैसे निकलती है, VM अपॉन RL प्लस RS प्लस RF। तो हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं, इस RL को हम नीचे लेके आते हैं, तो 1 प्लस RS प्लस RF अपॉन RL हो जाता है। अब हम कंसीडर करते हैं कि जो RL है काफी बड़ा है रेदर देन इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हम इस पैरामीटर को ओवरऑल 0 कंसीडर करके नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो VRMS निकलता है वो निकलता है VM/2। तो इस प्रकार से हम RMS वोल्टेज की गणना करते हैं। अब हम देखेंगे इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज जो कि हमारी रिवर्स के लिए होती है कि अधिकतम जो वोल्टेज है रिवर्स में हम डायोड पे कितनी अप्लाई कर सकते हैं जिससे डायोड डिस्ट्रॉय नहीं हो, बर्न नहीं हो, तो वो जो हमारी वोल्टेज है दैट इज कॉल्ड द PIV। तो PIV जो होता है हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वो हमारा VM होता है। क्यों? क्योंकि हमने जो ट्रांसफार्मर है उसके कॉइल पे हमने मैक्सिमम जो वोल्टेज थी वो VM प्राप्त करी थी, तो हमारी जो वोल्टेज है PIV की वो VM है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आज के एनालिसिस जो है वो हम हाफ ही कर पाए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग जो पोर्शन है एनालिसिस का, रिपल फैक्टर है, रेगुलेशन एफिशिएंसी है, ये सब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आप देखिएगा नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यूअस। तो आज के लिए थैंक यू।